7। सबसे पहला एडवांटेज, इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। दूसरा, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स दोज हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। थर्ड, it helps in settling the trade dispute, it helps in settling the bank loans, it helps in settling the accounts at the time of admission or retirement of partner, it helps in reduction of wastages and losses, it helps in reviewing the internal controls। और खत्म। ओके, फिर क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। कितने पॉइंट थे? 11। सबसे पहले क्या करना था? अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना था। दूसरा, अदर सिस्टम प्रोसीजर को चेक करना था। तीसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना था। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी, फिर ट्रांजैक्शन में डिस्टिंक्शन करा कि नहीं करा, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट और पीएनएल से मैच हो रही या नहीं हो रही, बैलेंस शीट में असेट बराबर है कि नहीं है, लायबिलिटीज बराबर है कि नहीं, पीएनएल का रिजल्ट बराबर है कि नहीं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं, एंड फाइनली रिपोर्टिंग करना है आपको। बोलो यारो, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो ही ऐसा कर पाओगे आप, नहीं तो आपको लगेगा हवाबाजी चल रही है। इससे कम स्पीड में रिवीजन करेंगे तो रिवीजन ही करते रह जाएंगे एक लेक्चर में, है ना। तो आप भी 3-4 बार देख कर आया करो, और सबसे बढ़िया है डिस्कशन करो। बार बार पढ़ने से अच्छा है आप तो किसी के साथ ऐसी बातों में उसको डिस्कस करते रहो तो वो आ जाएगा, है ना। लास्ट पॉइंट था जो फर्स्ट डे का था, वो क्या था? ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होती है ना। तो ऑडिट अपन ने बोला था ऑडिटर ऑडिट करता है, ऑडिट में वो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ऑडिट प्रोसीजर के माध्यम से सबूत ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करता है, उससे कंक्लूजन निकालता है और वही ओपिनियन के फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट में लिख देता है। बोलो यारो, यही था। ओके, तो ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? रैप और फैब। रैप और फैब। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैब मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले कौन सा लगाना है? हमेशा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसके बारे में कौन से स्टैंडर्ड में बताया है? ऐसे 315। क्या लिखा है 315 में? कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। ओके, फिर अपन ने देखा था कि जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसमें भी कोई स्टैंडर्ड है। हाँ, 330 है ना, जो सिलेबस में नहीं है, पर मैंने बताया था कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है एग्जैक्टली, वो 330 में बताया है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में 2 प्रोसीजर होंगी। कौन कौन सी? कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। कंप्लायंस का एक और नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और सब्सटेंटिव तो सब्सटेंटिव है ही। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 3 चीजें चेक करनी है। कंट्रोल का डिजाइन बराबर है कि नहीं, ऑपरेट करते कि नहीं करते, और थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट करते कि नहीं करते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब क्या होता है? एक्चुअल चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। चेकिंग करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। कौन कौन से? या तो टेस्ट ऑफ डिटेल करो या फिर केवल एनालिटिकल लगाओ। डिटेल में क्या क्या करेंगे? वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन को चेक करो तो वाउचिंग, बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट को चेक करो तो वेरिफिकेशन। बोलो, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, ऐसे 520 में बताया गया है। कंपैरिजन करना, रेशियोज चेक करना, ट्रेंड्स चेक करना, रिलेशनशिप को स्टडी करना, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये था फर्स्ट डे। कल अपन ने पढ़ा था ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। बोलो यारो, सबसे पहले अपन ने सीखा था ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। फिर से बोलो, एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ठीक है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कितने होते हैं? 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। एविडेंस इज जनरेटेड विद इन द एंटिटी, इंटरनल। आउटसाइड द एंटिटी, सेल का बिल, इंटरनल। परचेज का बिल, एक्सटर्नल। लेस रिलायबल, मोर रिलायबल। ओके, फिर क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। ICAIORR। I for inspection, C for confirmation, A for analytical procedure, I for inquiry, O for observation, R for recalculation, एक और R for reperformance। ओके, इसमें से इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। मैं बोल देता हूं एक बार जल्दी से। इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, ठीक है। कंफर्मेशन मतलब बाहर से कंफर्म करना, जिसमें ऐसे 505 आता है ना, 505 में बताया व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 में बताया है। आई फॉर इंक्वायरी, इस पर अपन ने बहुत सारा पढ़ा था, अपन थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे।
फिर ओवर ऑब्जर्वेशन मतलब काम कोई और करे, आपको केवल उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है, ठीक है। आर फॉर रिकैलकुलेशन मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, और एक और आर फॉर रीपरफॉर्मेंस मतलब जो काम आपने करा था, मतलब मैनेजमेंट ने करा था, वही काम अभी ऑडिटर खुद से करके देखेगा। ठीक बात है, ओके। इंक्वायरी पर बनने बहुत सारा पड़ा था, है ना। इंक्वायरी मीन्स व्हाट? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फ्रॉम विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। बोलो यारो, ठीक है। सेकेंड क्या था? इट इज एक्सटेंसिवली यूज थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा क्या था? इट मे बी इन टू फॉर्म, पहला फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी, दूसरा इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी। क्लियर है, ठीक है। फोर्थ क्या था? इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, मतलब इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आता है उसको इवेल्युएट करना भी इंक्वायरी प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या था? इंक्वायरी से वो वाली जानकारी मिल जाती है जो पहले से हमारे पास नहीं थे, इंक्वायरी से वो वाली जानकारी मिल जाती है जो पुरानी वाली जानकारी से अलग है। खत्म। फिर क्या था? हाँ, सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऐसे 200 कहता है कि ऑडिटर साहब छोटे मोटे सबूत इकट्ठे करके अपनी ओपिनियन मत देना। एविडेंस हमेशा कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज सही होना चाहिए, इनफ होना चाहिए, और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी वाइज सही होना चाहिए। ठीक है। इनको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स थे, बोलो यारो क्या था? डीमेरिट पॉपुलेशन, डीमेरिट पॉपुलेशन, डी फॉर डिग्री ऑफ रिस्क, डी फॉर डिग्री ऑफ रिस्क, डी फॉर डिग्री ऑफ रिस्क, एम फॉर मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपीरियंस, आर फॉर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आई फॉर इंफॉर्मेशन मतलब टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रेंड और पी फॉर पॉपुलेशन। फिर से बोलो, डी फॉर, ई फॉर, ठीक है, माफी चाहूंगा, वो डी वहां पर आई नहीं है ना, तो डी फॉर डिग्री ऑफ रिस्क, एम फॉर मटेरियलिटी, फिर ई फॉर एक्सपीरियंस, आर फॉर, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर और पॉपुलेशन। फिर से बोलो, डी फॉर, एम फॉर, ई फॉर, आर फॉर, आई फॉर, टी फॉर और पॉपुलेशन तो था ही। फिर क्या था? रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, इंटरनल और कौन सा रिलायबल होगा? ओरल और रिटन, रिटन रिलायबल होगा। फिर फोटोकॉपी और ओरिजिनल, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और इंटरनल भी कभी रिलायबल हो सकते हैं क्या? यस, अगर कंट्रोल्स अच्छे थे तो। ठीक है, 10 मिनट का काम रहता है, बस आप लोग इस तरीके से करना स्टार्ट कर दो, डेली रिवीजन काम हो जाएगा, है ना। करें। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हर 7 डेज में हम एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है। हम 7 दिनों में जो भी पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, 7 दिनों में जितना भी कंटेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ हम करते जाएंगे। टेस्ट हमेशा मेरी ही टाइमिंग में होगा, मतलब हमें किसी से कोई टाइम मांगने की जरूरत नहीं है, ना कोई अलग से आपको छुट्टी लेना, ना कुछ करना है।
सपोज 8:30, 8:15, 8:30 से मैं पढ़ाता हूँ 10:15 तक, है ना। तो इसी में मैं उस दिन 1 घंटे पढ़ा दूंगा, उसी में 1 घंटे हम बीच में टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अलग से हमें कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप तैयार रखना, मैं डेली रिवीजन करवाऊंगा ही। जैसे ही टेस्ट हो तो मान लो अगर मैंने आज अनाउंस करा तो कल टेस्ट हो जाएगा, मैं कभी टाइम अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप तो हमेशा तैयार रहना ही। जैसे आज 3rd डे है तो आप मान के चलना 7 तारीख को टेस्ट होगा, चाहे उस दिन सैटरडे पढ़ रहा हो, चाहे फ्राइडे, चाहे जो पढ़ रहा हो, ठीक बात है। बस आप तैयार रहना, है ना। सो ऐसे 505 नाम क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? किसी बात को बाहर के लोगों से कंफर्म करना। जैसे मैंने मैनेजमेंट वालों से कोई बात पूछी, उन्होंने बताया, पर मुझे उन पर उतना भरोसा नहीं है, तो मैंने वही बात कहां से कंफर्म कर ली? बाहर वालों से। फॉर एग्जांपल हमने पूछा क्यों आपके डेटर कितने हैं? बोले 10 लाख। हमने कहा डेटर का फोन नंबर देना जरा। डेटर को फोन लगाया, क्यों तुमको हमारी वाली कंपनी को, हमारी क्लाइंट को 10 लाख देने हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक बात है। किसी भी बात को बाहर के लोगों से कंफर्म करना इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सुनना ध्यान से बेटा, है ना। इट इज एन ऑडिट एविडेंस। सबसे पहली बात तो बेटा ये एक सबूत है, ये भी सबूत का काम करेगा। कल के दिन कोर्ट पूछेगा आपने डेटर कैसे चेक करे थे, हम कहेंगे हमने बाहर वालों से फोन लगाकर पूछा था कि बताओ कितना पैसा देना है ना। सो ये एक सबूत होता है एक टाइप का। इट इज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज a direct written response to the auditor from third party, either in paper form or electronic form or in any other form। क्या लिखा है सर? इट इज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। किसको मिलता है? टू दी ऑडिटर। किससे? थर्ड पार्टी से। किस फॉर्म में होगा? पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में रखें अपन, हमने एंटिटी से पूछा क्यों आपका बैंक बैलेंस कितना है, उन्होंने बोला 10 लाख। तो मैंने बैंक को फोन लगाया या बैंक को एक लेटर लिखा कि बैंक बताओ आपको हमारे वाले क्लाइंट का कितना पैसा आपने रख रखा है। तो बैंक डायरेक्ट किसको रिस्पॉन्स करेगा? मुझे, ऑडिटर को, है ना। तो थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर? बैंक। और मैं ऑडिटर हूं, तो थर्ड पार्टी मतलब बैंक मुझे डायरेक्टली रिस्पॉन्स करेगा कि सर रिलायंस कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसका इतना पैसा हमारे पास जमा है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है वो पेपर में लिखकर रिप्लाई करे, हो सकता है वो मेल के माध्यम से रिप्लाई करे, हो सकता है वो फोन लगा दे, या कोई और तरीका अपना ले, है ना। तो क्या डेफिनेशन हुआ? बोलो एक बार। इट इज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। रुक जाओ, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स मतलब इनडायरेक्ट नहीं चलेगा। जैसे बैंक ऐसा नहीं करेगा कि बैंक ने पहले क्लाइंट को बताया, क्लाइंट हमें बता रहा है, ये तो इनडायरेक्ट हो गया। उन्होंने पहले क्लाइंट को बताया, मतलब रिलायंस को बताया कि आपका बैलेंस इतना है, फिर रिलायंस वाले हमें बता रहा है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे चाहिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट मतलब बैंक सीधे मुझे रिप्लाई करेगा। मैंने बैंक से पूछा, बैंक सीधे मुझे रिप्लाई करेगा, मुझे डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं चलेगा, है ना। सो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू दी ऑडिटर। किससे? फ्रॉम दी थर्ड पार्टी मतलब बैंक। किस फॉर्म में? पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या किसी और फॉर्म में? बोलो यारो। ओके, प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
DS कोशिश करना बेटा क्लास में रेगुलर रहो, है ना। जब भी संडे आएगा आप देखना बच्चे कम हो जाएंगे संडे के दिन, जो नहीं आएगा उसी का लॉस है। और ये जो नहीं आते बेटा, मैंने कल भी कहा था, ये हर अटेम्प्ट में आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा कल, लेकिन ये हर अटेम्प्ट में मेरे पास पढ़ने आते हैं, क्योंकि हर बार ये 8-10 दिन 15 दिन आते हैं क्लास, पूरी 50 दिन की क्लास में, और छोड़ देते हैं, इसलिए कभी पास ही नहीं होते। आप तो बस इतना टारगेट बना लो बेटा कि अगर सर की क्लास 50 दिन है, आप 48 दिन अटेंड करो बेटा। आपको लिख कर दे रहा हूं मैं, आप फेल नहीं होगे। फेल तो नहीं होगे, और जो हो तो ठीक है, 40 नंबर तो कैसे भी करके आ जाएंगे आपके। बस आप पूरी क्लास अटेंड करना एंड तक, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप शुरुआत में तो रेगुलर रहते हो, फिर एकदम से आप अपनी वाली पे उतर आते हो, फिर आता है अगला टाइम, फिर आ जाते मुंह उठा के। सही कह रहा हूं, आपका ही समय खराब होता है। सो प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। दूसरा, selecting the appropriate authority। तीसरा, designing the external confirmation request। एंड चौथा, सेंडिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग इट्स फॉलोअप। सिंपल है बेटा, जब भी आपको किसी से कुछ कंफर्म करना है तो आपको 4 स्टेप लगाने होंगे। पहला, ये डिसाइड करो कि पूछना क्या है, ठीक है। ये डिसाइड करो कि पूछना किससे है। जैसे बैंक को फोन लगाया तो पूछना क्या है? बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस में भी क्या बेटा, आपको करंट अकाउंट का बैलेंस पूछना है कि सेविंग अकाउंट का, कि एफडीज का, या कुछ और लोन ले रखा, किस बात को कंफर्म करना है आपको। समझ रहे हो? तो एक ही इंसान से कई सारी बातें कंफर्म की जा सकती हैं। फर्स्ट डिसाइड करो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी है, ठीक है, क्या पूछना क्या है बैंक से। दूसरा, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। बैंक में किस पर्सन से रिप्लाई चाहते हो आप? मैनेजर से, कि असिस्टेंट मैनेजर से, कि नॉर्मल क्लर्क करेगा तो भी चलेगा, या प्यून करेगा तो भी चलेगा? किससे रिप्लाई चाहते हो? कौन वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा? प्यून करेगा रिप्लाई चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आप सोचो कि किससे रिप्लाई चाहिए, कौन रिप्लाई करेगा, तो आपको फेथ या रिलायंस फील होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा? डिसाइड कर लो कि पूछना क्या है, सेलेक्ट कर लो पूछना किससे है। फिर अपना एक खत डिजाइन कर लो। खत मतलब लेटर डिजाइन कर लो, जिसमें अपन प्रॉपर लिखेंगे कि सर मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, मुझे इसका ये चीज कंफर्म करना है, पूरा लेटर लिखेंगे ना। बेटा समझो, कॉर्पोरेट लेवल पे कभी कोई चीज इनफॉर्मल नहीं होती है। आप फोन पे कहते जरूर हो, फोन पर कोई पूछता नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जज साहब के सामने अभी थोड़ी बोलोगे हमने फोन पे पूछा था। अब फोन का कोई सबूत थोड़ी होता है, तो सबूत कोशिश करो कि अच्छे लेवल के हो। तो आप लेटर में लिखकर भेजोगे उनको, तो वो लेटर में लिखकर जवाब देंगे, तो वो सबूत कल के दिन दिखाने को तो रहेगा कि देखो हमने बैंक बैलेंस ऐसे चेक करा था, है ना। तो हमेशा फॉर्मल चीजें चलती हैं। अपन ने तो पढ़ा भी है कि ओरल से रिटर्न ज्यादा भरोसेमंद होता है, रिलायबल होता है। तो फिर ओरल फोन पे क्यों पूछना? लेटर लिखो, लेटर में जवाब आएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। एक आखिरी, वो लेटर क्या करो, रखे रहो या भेज दो? भेज दो बैंक को। और अगर रिप्लाई ना आए एक रीजनेबल टाइम में तो उसका फॉलो अप ले लो, ठीक है। तो DS डी से क्या हो गया? डिसाइड करो पूछना क्या है, डिटरमाइनिंग दी इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। एस से किससे पूछना है? सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फिर डी से खत डिजाइन करो, डिजाइनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एंड फाइनली सेंडिंग इट टू दी थर्ड पार्टी, जिससे आपको रिप्लाई चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स फॉलो अप। मतलब रीजनेबल टाइम में रिप्लाई ना आए तो फॉलो अप लो। बोलो यारो। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड राइट इट्स प्रोसेस, या राइट द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, है ना। ओके
areas where external confirmation may be used। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, बहुत बार पूछा गया। बोले बताओ वो कौन कौन से एरियाज हैं, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल बताओ जहां हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने बैंक बैलेंस बोला, डेटर बोला, तो ऐसे और भी चीजें होंगी। हाँ, आप सही बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं। चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। ठीक कह रहा हूं। आप गए, आपने कहा सुनो ये बिल्डिंग के पेपर कहाँ है, ये व्हीकल्स रखे इनके पेपर कहाँ है, ये प्लांट एंड मशीन रखे इनके पेपर कहाँ है। बोले वो गिरवी रखे हैं कहीं पर थर्ड पार्टी के पास। तो हम थर्ड पार्टी से कंफर्म करना नहीं चाहेंगे, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हूं, तो थर्ड पार्टी को फोन लगाकर या जैसे भी कंफर्म करना हो कर लेंगे। यार तुम बता दो हमारे क्लाइंट के पेपर रखे हैं क्या तुम्हारे पास, है ना, उनका फोटो कॉपी भिजवा दो, कुछ भी इस तरीके से, है ना। सो प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। बैंक बैलेंस फ्रॉम बैंक, है ना, बैंक बैलेंस फ्रॉम बैंक्स, डेटर्स बैलेंस फ्रॉम डेटर्स, तो तीन बातें हो गई। प्रॉपर्टी टाइटल लीड्स मतलब फिक्स असेट में हो गया नॉर्मली। करंट असेट में क्या क्या आता है, बैंक बैलेंस, डेटर और कोई करंट असेट जिसमें हम कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। ठीक कह रहा हूं। कई बार क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट में भी आप देखना, इन्वेंट्री आपकी है पर आप किसी और के गोडाउन में रख देते हो और उसका किराया पे करते हो। ऐसा अक्सर होता है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं, अपना स्टॉक किसी और के गोडाउन में रखवाती है ना, क्योंकि सब समझते हैं यार इतना सारा गोडाउन मतलब समझ किस लेवल का आपको एरिया चाहिए, इसी में आपका कितना कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। केवल स्टॉक रखने में आपका अरबों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो लोग सोचते किराए पर रखो, सबसे बढ़िया, जितने दिन रखोगे उतने दिन का किराया लगेगा, बात खत्म, फिर तो फ्री है अपन। सो इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, तो अपने क्लाइंट का जो इन्वेंट्री है वो किसी और के पास रखा है, तो जिसके पास रखा है उससे पूछ लो यार बताओ कितना रखा है। ये लोग तो कह रहे हैं 10 लाख का स्टॉक रखा है, तुम बताओ ना कितने का रखा है। तो देखना बेटा, बैलेंस शीट के असेट साइड में एक तो फिक्स असेट होता है और दूसरा क्या होता है, करंट असेट। तो बैलेंस शीट का असेट साइड हो गया, हमने फिक्स असेट को कंफर्म कर लिया। करंट असेट में मेनली यही होता है, स्टॉक, डेटर और कैश। कैश तो यही रखा रहता है। बैंक बैलेंस हो गया, तो हो गया खत्म। ठीक है, फिर पांचवा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी। मतलब बैलेंस शीट में दिखाया है कि कोई शेयर एप्लीकेशन मनी आउटस्टैंडिंग चल रहा है बहुत समय से, पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी तक आपने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करा है। तो बेटा आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा जितना मैं समझता हूं कि अगर आपके पास एप्लीकेशन आई और आपने उनको शेयर नहीं दिए तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर वो एप्लीकेशन का पैसा वापस करना होता है क्या। लेट कर दे तो ब्याज देना पड़ता है, बहुत सारे लफड़े हैं। तो अगर लंबे समय से पैसा आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो ऐसा तो नहीं कुछ झोल है, क्योंकि वापस तो करना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ अभी तक। ऐसा तो नहीं कि शेयर एप्लीकेशन मनी ये है ही नहीं, कुछ और ही है। तो एक काम करो, जिसके नाम से दिखा रहे ना कि शेयर, इसने शेयर के लिए अप्लाई करा था, उसका पैसा रखा हुआ है, उसी को फोन लगाओ, उससे पूछो कि क्या आपने इतना पैसा रखा है क्या, यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए दिया था क्या, ऐसा कुछ। तो वो हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, लोन फ्रॉम लेंडर्स हो सकता है क्या, लोन फ्रॉम लेंडर्स। हमने पूछा कि क्यों तुमने किसी से लोन लिया, बोले हाँ लिया है, कितना, बोले 50 लाख। हमने कहा रुको हम उससे पूछते हैं, है ना। तो लोन फ्रॉम लेंडर्स। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स से पूछ लो, है ना। तो एक तरीके से लाइबिलिटी साइड आ गया पूरा, है ना। उसमें भी क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी हो गया, ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये एक तरीके से शेयर कैपिटल से रिलेटेड मामला हो गया। बेटा पूरी बैलेंस शीट में 5 ही तो हेड होते हैं सही मायने में, असेट में फिक्स और करंट, और लाइबिलिटी में एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन, तीसरा करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा हेड होता ही नहीं है कोई, खत्म, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा ये प्रश्न।
4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप 7 पॉइंट लिख दिए, आधा नंबर भी काट ही नहीं सकता वो। सी फाइनल आईपी सब जगह ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, बहुत ध्यान से। बढ़े आगे, लिख लिया आपने? टाइप्स ऑफ, देखो बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं चलूंगा क्योंकि, है ना, नहीं चल रहा तो मैं चलूंगा क्योंकि बेटा मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, अपन शुरुआत में ना, मैं अपनी पर्सनल कमी बता रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं और बहुत पढ़ाता हूं, लेकिन एंड में ना लेट होने लगता है सिलेबस पर। जल्दबाजी में ना जो लेवल वाली चीजें भी वो जल्दी जल्दी होती हैं, तो मैं चाहता हूं अपन शुरू से स्पीड बनाकर रखें, समझ रहे हो? तो देखो आप भी थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए हो ही, जब आपको लगे कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप मुझसे बोल देना, अपन स्पीड इतनी रखेंगे कि 31 मार्च बोला है उससे पहले ही खत्म हो जाए तो मजा आ जाए, विथ रिवीजन विथ टेस्ट, तो आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बजाय इसके कि अपन बहुत टाइम लगा दें पर आखिरी में आधा सिलेबस बचा है और टाइम जरा सा बचा है ना। तो अपन स्पीड बहुत मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको लगे तो आप बोल देना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और फिर बेटा मैं तो ये मानता हूं कि बहुत डिटेल में पढ़ने से अच्छा है बहुत बार पढ़ लो, अपने आप चीजें दिमाग में बैठ जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप बन जाती है। आखिरी में सिलेबस नहीं होता फिर घबराहट शुरू होती है। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, है ना। तो फर्स्ट है पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो अब तुम ही बताना, पॉजिटिव मतलब क्या? It asks the third party to respond in all cases. Either by indicating agreement or by indicating disagreement। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम किसी थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेजेंगे, उससे कहेंगे कि हर केस में रिप्लाई तो करना ही है। मेन शब्द क्या है बेटा बताओ? रिप्लाई इन ऑल केसेस। मतलब जैसे मैंने बैंक से पूछा, बैंक बताओ क्या आपके पास हमारे क्लाइंट के 10 लाख रुपए जमा है? तो अगर सच में जमा होंगे तो भी बैंक ये लिखकर भेजेगा कि हाँ सच में जमा है, और नहीं होंगे तो भी रिप्लाई करेगा कि नहीं जमा है। समझ पा रहे हो? रिप्लाई हर केस में करना, चाहे आपकी हाँ हो चाहे आपकी ना हो, है ना। सो इट आस्क द थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड इन ऑल केसेस ईदर बाय अग्रीमेंट और बाय इंडिकेटिंग डिसएग्री। मतलब आप सहमत हो तो भी आप रिप्लाई करो, आप सहमत नहीं हो तो भी आप रिप्लाई करिए, ठीक है। सो ईदर बाय इंडिकेटिंग अग्रीमेंट और बाय इंडिकेटिंग डिसएग्रीमेंट, है ना। इट आस्क द थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड only in case of what? Disagreement। आपको रिप्लाई करना है केवल डिसएग्रीमेंट के केस में। मतलब यदि आपकी ना हो तो ही आप रिप्लाई करना, अदरवाइज हम समझेंगे कि आपकी हाँ है।
जैसे कि बैंक से पूछा क्यों बैंक आपके पास हमारे क्लाइंट के 10 लाख रुपए जमा है, अगर जमा होंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, अपन मान लेंगे जमा होंगे, अगर रिप्लाई नहीं आया तो हम समझेंगे मतलब मैच नहीं कर रहा है। तो बैंक को कब रिप्लाई करना है? जब वो आपकी बात से सहमत नहीं है। जैसे मैंने बोला मेरे क्लाइंट के 10 लाख रुपए जमा है, उसने बोला नहीं 10 लाख नहीं 9 लाख है, तो उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। सो रिप्लाई ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसएग्री है तो ही रिप्लाई करना है। चलो तुमसे एक सवाल पूछूं, बताओ दोनों में से कौन बेहतर होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। अब नेगेटिव में तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने रिप्लाई नहीं करा और आप दिए जला के बैठ गए, आपने हाँ मान लिया, गलत हो जाएगा ना। तो बेटा समझने की कोशिश करो, रिप्लाई नहीं आने के मतलब आप हाँ मानते हो, पर इसका मतलब हो सकता है उसने अभी रिप्लाई ना करा हो सकता है उस तक अपना लेटर ही ना पहुंचा हो, कुछ भी हो सकता है कारण, तो है ना। तो हमेशा बेटर कौन होगा? पॉजिटिव, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं इट प्रोवाइड्स मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, मतलब अच्छे ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है ना। मोर परसुएसिव मतलब अच्छे बोल सकते हो आप सिंपल शब्दों में, मजबूत। ऑब्वियसली मैं यहां क्या लिखूंगा? लेस परसुएसिव। या मैं यूं भी कह सकता हूं बेटा कि ये मोर रिलायबल होता है ना, तो वहां क्या लिखूंगा? लेस रिलायबल। तो बताओ ऑडिटर ने नॉर्मली कौन सा यूज करना चाहिए? पॉजिटिव। क्या नेगेटिव भी यूज करना चाहिए? हाँ। और कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें नेगेटिव यूज करना चाहिए, है ना। यहां लिख रहा हूं अलग से, है ना। नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में बी यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। एक सिंपल बात कहता हूं बेटा, तुम बताना, है ना। अगर कोई इंपोर्टेंट एरिया है तो कौन सा रिक्वेस्ट भेजना चाहिए? पॉजिटिव। अगर कोई बहुत लीस्ट इंपोर्टेंट है तो ठीक है, नेगेटिव से भी काम चलेगा। रिप्लाई नहीं भी आया, कुछ गड़बड़ हो भी गया तो कौन सा कुछ भारी नुकसान हो गया, छोटी सी तो बात थी, है ना। तो नेगेटिव कब यूज करना है? जब छोटी मोटी बात हो, है ना, लेस इंपोर्टेंट एरियाज हो। जैसे कि आप बताएंगे क्या हो सकता है? लेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो लेस रिस्क लिख दे रहा हूं। रिस्क कम है, लेस नहीं बेटा, लो रिस्क लिखना चाहिए ना। लो रिस्क लिख दे रहा हूं, रिस्क कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो। और कब भेज सकते हैं? इममटेरियल आइटम, बहुत बढ़िया। अगर आइटम कैसा है बेटा? इममटेरियल है, 2000 रुपए का बैलेंस कंफर्म करना है बैंक से, नहीं आया रिप्लाई तो भी ठीक है, चलो मान लो कुछ गड़बड़ भी होगा तो ठीक है, 2000 का होगा ना, चलता है तब, है ना। सो इममटेरियल आइटम के केस में यूज कर सकते हो, या इनसिग्निफिकेंट आइटम बोल सकते हो आप, है ना। किताबों में हो सकता है इममटेरियल, इनसिग्निफिकेंट लगाओ, दोनों शब्द एक ही है ना। और बताओ, और कब अपन ऐसा कर सकते हैं? वेयर कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। बेटा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसे ही होता है जैसा होना चाहिए, कंट्रोल अच्छे मतलब सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसा होता है, तो रिप्लाई आ ही जाएगा ना फिर तो। मतलब समझो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल अच्छे हैं और जिससे आप रिप्लाई मांग रहे हैं वहां पर भी कंट्रोल अच्छे हैं, तो अगर आप नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजोगे ना बेटा, तो वो तभी रिप्लाई नहीं करेंगे जब वो सहमत होंगे, अदरवाइज तो रिप्लाई कर ही देंगे, है ना। तो कंट्रोल्स अच्छे हैं तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, कुछ उल्टा पुल्टा होगा ही नहीं, तो भेज दो, ठीक है, चलेगा। एक और, देयर इज नो रीजन विथ थर्ड पार्टी टू डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं बनता कि वो हमें रिप्लाई नहीं करेंगे। वो रिप्लाई नहीं करेंगे केवल तभी नहीं करेंगे जब
अगर वो एग्री कर रहे होंगे तो, मतलब हमें लगता है कि उनके पास कोई कारण ही नहीं कि वो रिप्लाई ना करें, वो तो रिप्लाई करेंगे ही। अगर हमें ऐसा लगता है एज एन ऑडिटर, हमें लगता है वो रिप्लाई करेंगे, उनके पास कोई कारण नहीं है रिप्लाई ना करने का। ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो सहमत होंगे, समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है बेटा जैसी पागलपंती आजकल आईसीआई कर रहा है, यही क्वेश्चन अलग से पूछ ले, पता चला। अब किताबों में देखो ना तो ये एक ही लाइन में कॉमा लगाकर लिखा हुआ है उन्होंने, पर पता नहीं, हो सकता है वो पूछ ले। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? नॉर्मली आपको बेटा पॉजिटिव यूज करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल है, वो ज्यादा अच्छे एविडेंस प्रोवाइड करता है। पर ठीक है, नेगेटिव भी कर सकते हो अगर लेस इंपोर्टेंट एरियाज हैं, लो रिस्क है, कंट्रोल्स अच्छे हैं, कोई कारण नहीं कि वो रिप्लाई ना करें, हर चीज फेवर में चल रही है ना। अच्छा, आपने पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजी तब भी रिप्लाई नहीं आया तो क्या करोगे? कोई रिप्लाई नहीं आया है ना। सेंड वन मोर रिमाइंडर टू देम, मतलब उनको रिमाइंड कराओ या कुछ एडिशनल रिक्वेस्ट भेजो कि रिप्लाई करो आप, क्योंकि इसमें तो रिप्लाई आना ही था ना बेटा। तो फिर आपको जैसे अपन ने लिखा था ना बेटा फॉलो अप, देखो कहां लिखा, ये लिखा था। ये फॉलो अप का मतलब क्या है? आपने आज बैंक को लेटर भेजा तो 4-5 दिन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए, 25 दिन होगा रिप्लाई नहीं आया, तो अब फॉलो अप लो ना यार कि क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर चलो मान लो रिप्लाई नहीं आना है तो फिर हम कुछ और तरीका सोचे, हमें तो बैंक बैलेंस चेक करना ही है, अब जैसे भी करें। आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी हम चेक नहीं करेंगे, हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। ठीक बात है। जब भी ऑडिटर का, पूरे ऑडिट के लिए बता रहा हूं, जब भी ऑडिटर का कोई एक तरीका फेल होगा, जवाब में लिखा होगा यूज ऑल्टरनेट, मतलब कोई और तरीका सोचो, है ना। पढ़ते हो ना आप, यूज ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ऐसा है ना, हर जगह वही लिखा होगा। हो गया ये, ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग डिजाइन ऑफ एक्सटर्नल confirmation request। factor affecting external confirmation request। सबसे फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑथोराइजेशन। मतलब आप लिखो मत बेटा, मैं कुछ पूछने वाला हूं आपसे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, है ना। मैंने बैंक से पूछा, नहीं मैंने नहीं, आपने पूछा है ना, आपने पूछा बैंक बताओ ना हमारे सर का आपके पास कितना पैसा जमा है। बैंक बता देगी? नहीं बताएगी। कब बताएगी? जब मैं फोन लगाऊंगा कि बैंक सुनो मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का फोन आएगा, वो पूछेंगे कि सर का बैलेंस कितना, तू बता देना। इसका मतलब थर्ड पार्टी बेटा तभी रिस्पॉन्ड करेगी जब क्लाइंट अलाउ करेगा, क्लाइंट का मैनेजमेंट या क्लाइंट का ओनर जो भी है वो अलाउ करेगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं आएगा। तो बेटा खत डिजाइन करने से पहले इंश्योर कर लो कि मैनेजमेंट ने उन लोगों को अलाउ भी करा है रिप्लाई करने में, नहीं तो खत डिजाइन करके करोगे क्या, भेज दोगे, वो रिप्लाई थोड़ी करेंगे। समझ पा रहे हो? तो मैनेजमेंट ऑथोराइजेशन इज फर्स्ट, इसके बिना डिजाइन विजाइन सब बेकार की बातें हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? लेटर डिजाइन करने से पहले इंश्योर करो कि क्या मैनेजमेंट ने बैंक वालों को बोल दिया है कि अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो मुझे रिप्लाई करेंगे। बोलो यारो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमेशा यही होगा, है ना। आप सीक्वेंस चेंज मत करना बेटा, मैं जो सीक्वेंस लिखूंगा मतलब मेरा तरीका है तुम्हें याद रखवाने का, है ना। दूसरा, रुको, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एमएम लिखूंगा तो चलेगा, है ना। ये शब्द बार बार यूज होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, या इतना शॉर्ट ज्यादा हो जाएगा तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इतना चलेगा,
देखो, आप लेटर भेजने वाले हो तो कोई मैटर कंफर्म करना होगा, तभी किसी से पूछने वाले हो। तो जो मैटर के लिए आप किसी से पूछने वाले हो, चेक करो वो मैटर में रिस्क कितना है, वो मैटर कोई हाई रिस्क एरिया है या लेस रिस्क एरिया है। क्योंकि देखो बेटा, अगर हाई रिस्क एरिया होगा ना तो हम उस तरीके से लेटर डिजाइन करेंगे, फिर हम अपने लेटर में ना बहुत लिबरल हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से खत लिखेंगे कि सामने वाला रिप्लाई देने के लिए मजबूर हो जाए। समझ रहे हो? ऐसा कुछ बकवास करवा लो। आजकल मैं बहुत सीरियस हो गया हूं। क्या? एक सेकेंड, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ, स्पेस कम पड़ रहा है यार भाई। ठीक है, सुनना ध्यान से, है ना। दो में कुछ गड़बड़ कर रखा है, इनका सीक्वेंस में चेंज कर रहा हूं। एक सेकंड रुको। क्या हो गया? हाँ तो सही करा, मतलब सही लिखा ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। लेआउट प्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या है, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो हर बार ना आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि अपन क्या तरीका रखेंगे याद करने का। तो कई बार क्या हो जाता कि अपन चेंज कर देते। तो इस बार मैंने कुछ और अच्छा सोचा है, मैं बोलूंगा, मैं एक बार बोलूंगा और आपको याद हो जाएगा पूरा, है ना। बस एक सेकंड रुको, है ना। यहां लिखना लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, है ना। आप लिख लो कुछ बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही लिखना है ना, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। बस मैं उसको इस तरीके से जमा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, है ना। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। और एक पॉइंट जो है वो है प्रायर एक्सपीरियंस। हालांकि अब जरूरत नहीं है इतना सारा लिखने की, पर ठीक है, आप इसको लिखो, मैं 1 मिनट बाद आपको समझा रहा हूं। सबसे फर्स्ट होगा बेटा, आप सीक्वेंस चेंज मत करना, नहीं तो फंस जाओगे फिर आप, है ना। क्योंकि बेटा ऐसे क्या पता कितनी बार पॉइंट आएंगे। तो अपन जिस सीक्वेंस में बोलेंगे आपको याद रहेगा, लॉजिकल सीक्वेंस होगा एकदम, है ना। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, सेकंड है रिस्क, थर्ड है प्रायर एक्सपीरियंस, फोर्थ है असर्शंस, फिफ्थ है लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, सिक्स्थ है एबिलिटी, और आखिरी में है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। मैं बात कर रहा हूं बेटा खत, लेटर की डिजाइन बनाते समय मुझे क्या क्या ध्यान में रखना है, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, है ना। लेटर कैसा होना चाहिए, लेटर डिजाइन करने से पहले कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलूं। सबसे पहले बेटा लेटर डिजाइन करने से पहले ये एंश्योर कर लो कि
वो लोग रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब मैनेजमेंट ने ऑथोराइज करा है या नहीं करा है। फिर देख लो जिस मैटर को आप पूछने वाले हो उसमें रिस्क कितनी ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा हम उस तरीके से लेटर को लिखेंगे। और रिस्क जैसी भी हो, ज्यादा हो या पुरानी कम हो, कैसी भी बात हो बेटा, आप अपना पुराना अनुभव यूज करके ही लेटर लिखते हो। जैसे एक ऑडिटर बेटा 10 सालों 15 सालों से ऑडिट कर रहा है, तो उसे पता है कि वो कैसा लिखेगा कि रिप्लाई आ जाएगा। समझ रहे हो, उसे पता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो इस बार इस तरीके से लेटर लिखोगे रिप्लाई आ ही जाए, रिस्क कम है तो ऐसा भी लिखेंगे तो रिप्लाई आ जाएगा। समझ रहे हो, अल्टीमेटली लेटर डिजाइन करते समय आप अपना पुराना अनुभव यूज करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो पहले मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। दूसरा, रिस्क कितना है इस मैटर में, और जैसा भी रिस्क है उसके हिसाब से अपना पुराना अनुभव यूज करो और वैसा लेटर लिखो, रिप्लाई आ जाएगा। अब सोचो बेटा, इतना सब कर लिया, अब क्या होगा, पूछो कौन सी बातें कंफर्म करनी है लेटर में। जब लेटर लिख रहे हो, लेटर लिखना स्टार्ट करा, जैसे अपन लिखते थे ना छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो आप सब्जेक्ट में लिखते थे कि आपको चाहिए क्या है ना, सब्जेक्ट में लिखते थे ना कि आप किस बारे में पूछना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब्जेक्ट में लिखते थे। तो पूछना क्या है वो डिसाइड कर लो, है ना। दूसरी बात, जो कुछ पूछना होगा उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा। जैसे आपने ऐसा पढ़ा होगा बचपन में कि छुट्टी के लिए जो आवेदन पत्र होता था उसका फॉर्मेट अलग होता था और बाकी सारे लेटर का फॉर्मेट अलग होता था। तो जैसा मैटर वैसा फॉर्मेट। अभी कॉर्पोरेट लेवल पे वैसा थोड़ी चलता था, जैसे कि होता था ना पहले, सर आई बैक टू से दैट फलाना ठिकाना मर जाऊंगा छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऐसा होता था ना। अभी आप दूसरे कॉर्पोरेटर में ऐसा होता है क्या, बैंक से बोल रहे कि मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मेरे क्लाइंट का बैलेंस बता दो, ऐसा नहीं होता ना बेटा, है ना। वो सिस्टम अलग अलग है। तो पूछना क्या है उस हिसाब से खत का फॉर्मेट होगा, है ना। फिर देख लो कि जो सामने वाला है वो कितना कैपेबल है। आपको पता चला कि सामने वाला ना बहुत बूढ़ा सा 55-80 साल का नहीं, 75-80 साल का इंसान है, उसने मेल वेल कभी यूज करा नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक चीजों से कोई खास कनेक्शन नहीं है, तो उसको फिजिकल फॉर्म में भेजो। समझ रहे हो, वो मेल, उसका मेल आईडी नहीं, कहां से करेगा वो। तो सामने वाला कितना कैपेबल है, मतलब मॉडर्न एडवांस वाला आदमी है, टेक्निकली कैसा है वो। फिर उसका हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, आप इंग्लिश में भेज रहे हो, उसका हिंदी मीडियम है, वो नहीं समझ पाएगा। तो जैसा उसका एबिलिटी होगा ना, वही हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक तरीके से, मतलब हम कैसे लेटर भेजेंगे। समझ रहे हो, मैं वापस पूरी बातों को बोलता हूं, इन तीन को रोक लो एक तरफ। पूछना क्या है, जो कुछ पूछना होगा, छुट्टी के लिए पूछना है तो अलग फॉर्मेट था, अदरवाइज अलग, हर केस में अलग अलग फॉर्मेट था। तो पूछना क्या है उसके हिसाब से लेआउट और प्रेजेंटेशन डिसाइड होगा। बोलो यारो, फिर सामने वाला कितना एबल है, कैपेबल है, उसके हिसाब से मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड होगा।